हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कहता है क्या चीज़, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है जो कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये ई अप्लाई किया हुआ है। और कहता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है ना। देखिए ध्यान से, ये रहा इसका माइनस क्यू चार्ज और ये रहा इसका प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये डाइपोल को इसमें प्लेस कर दिया। कहता है कि फिलहाल ये यहाँ से थीटा इनिशियल एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। कहता है कि इसका यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे, एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। तो डाइपोल का कितना पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो मान लिया कि इस तरह से एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म वाला है, याद रखिएगा, ओके। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग यूनिफॉर्म वाले में बात करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से। अब हमको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि जब भी हम लोग एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो वो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कराने में मदद करता है। मतलब ये होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। और यही नेगेटिव ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक देखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा वर्क देखिएगा या फिर टॉर्क द्वारा वर्क देखिएगा तो वो ऐसा डेल्टा U, उसमें नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क DU के बराबर होता है, डेल्टा U के बराबर होता है। ये बेसिक फार्मूला का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं ये निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले हम चेंज कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं मान लीजिए कि इस डाइपोल को फिलहाल इस पोजीशन से इधर से धक्का दिया गया। सोचो जरा, होगा क्या, इस प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इधर की तरफ E इंटू क्यू का, और इस पर फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा E इंटू क्यू का। यस और नो? अब बताओ जरा, छोड़ोगे तो क्या हो गया, इसका ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो डाइपोल इधर रोटेट कर देगा, मतलब इस पर एक टॉर्क लगेगा। और आपको उस टॉर्क का एक्सप्रेशन भी पता है कि टॉर्क इक्वल टू होता है P क्रॉस E, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होता है, P इंटू E इंटू क्या, साइन थीटा, है ना। ये कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, ये टॉर्क वाले चैप्टर में, टॉर्क वाले टॉपिक में हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। चलिए फिलहाल इधर टॉर्क लग जाएगा, लेकिन क्या करना है आपको, इसको इधर भागने देना, इसको रोकना है ऐसे, और रोक के इसको यहाँ थीटा 1 एंगल से पकड़ के करके थीटा 2 एंगल तक ले जाना है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से पकड़ के धक्का देके उधर ले जाएंगे तो डेफिनेटली आप इस पर एक वर्क करेंगे और वो वर्क निश्चित ही पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आप जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट करोगे, जिधर जिस सेंस में टॉर्क लगाओगे उसी सेंस में आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, तो डेफिनेटली आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा और डेफिनेटली वो सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को राइज करने में हेल्प करेगा। हम अपना वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अंडरस्टैंडिंग? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हमने इसको घुमा करके ले जाना है, कहां तक, किसी थीटा 2 एंगल तक, थीटा फाइनल एंगल तक। चलिए डाइपोल को हमने इधर रोटेट किया, है ना। कितना एंगल तक ले जाना है हमको, यहां से थीटा फाइनल तक ले जाना है। इस दौरान कितना वर्क होगा हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने क्या करेंगे, पहले हम सोचेंगे कि इस डाइपोल को यहां से डी थीटा डिस्प्लेस किया गया। कितना डिस्प्लेस किया गया, यहां से डी थीटा डिस्प्लेस किया गया, ठीक। तो आपने जो इस पर वर्क किया, वर्क डन जो होगा, वर्क इज इक्वल टू वर्क बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, निश्चित वो होगा टॉर्क डॉट डी थीटा, क्योंकि यहां पर जो भी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और जो हम लगा रहे हैं वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि लीनियर फोर्स की अगर बात करें, आप फोर्स की बात करें, नेट फोर्स, तो वो तो इस डाइपोल पर तो जीरो होता है। आपको मालूम है कि जब भी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं उस पर नेट फोर्स क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो उससे हम लोग वर्क नहीं निकालेंगे, यहाँ पर जो भी वर्क होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क होगा। तो वर्क एक्सटर्नल क्या लिखा जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया डी थीटा, तो कितना वर्क करना होगा, जितना आपने टॉर्क लगाया मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। असल में ये डॉट प्रोडक्ट है, निश्चित डॉट प्रोडक्ट है। अब इस डॉट प्रोडक्ट को हम हटा भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि टॉर्क का एंगल आप देखो, आपने इधर टॉर्क अप्लाई किया तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द प्लेन होगा,
थीटा भी इधर ही जा रहा है, इसका भी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन होगा, तो दोनों का एंगल बराबर, तो कॉस थीटा तो 1 ही हो गया है ना। तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट हटा भी सकते हैं। ये आपका छोटा सा वर्क डन आने वाला है। पूरा वर्क डन निकालने क्या करना है हमको, इसको जा करके पकड़ के इंटीग्रेट कर दोगे आप। और कहाँ से, तो थीटा 1 एंगल, थीटा इनिशियल एंगल से लेकर के कहाँ तक, तो थीटा फाइनल एंगल तक। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, क्या निकल जाएगा आपका, वर्क निकल जाएगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितना होगा जरा देखो। टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, वो होता है P इंटू ई इंटू क्या, साइन थीटा। ओके, और इन किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डी थीटा। और साथ में डॉट प्रोडक्ट हमने हटा दिया क्योंकि कॉस थीटा 1 होना है इसलिए। चलिए, थीटा इनिशियल से इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग थीटा फाइनल तक। आप बताओ जरा, ये तो कांस्टेंट, ये तो बाहर हो जाएगा। आपको मालूम है P क्या होता है, यस व्हाट इज P, P इज योर डाइपोल मोमेंट, है ना। और उसका डायरेक्शन किधर होता है हमेशा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है। उसको दर्शाया नहीं है क्योंकि गंदा होगा डायग्राम इसलिए। चलिए, तो ये सब तो कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, P इंटू ई। और आप बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। सो ये आ रहा है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक। और लिमिट कहाँ डालोगे आप, लिमिट डालोगे आप थीटा इनिशियल से लेकर के थीटा फाइनल तक। अंडरस्टैंडिंग, देखो जरा ध्यान से, माइनस को बाहर निकाल लो, ये आ रहा है माइनस P इंटू ई। पहले थीटा फाइनल डालोगे तो यहाँ आएगा कॉस थीटा फाइनल वाला माइनस कॉस थीटा इनिशियल वाला, इसको बाद में डालोगे आप, है ना। यह क्या आ गया आपका, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक। तो इस एक्सटर्नल की जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देखो जरा क्या आ रहा है, यहां से डेल्टा यू का एक्सप्रेशन आ रहा है, ध्यान से देखना, माइनस P इंटू ई, और यहाँ है कॉस थीटा फाइनल वाला माइनस कॉस थीटा इनिशियल वाला। बोलिए होगा ना। चलिए देखिए ध्यान से, अब क्या होने वाला है, इस माइनस को एक काम करो, इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लो, तो ये क्या कैसा दिखेगा, ये दिखेगा माइनस P इंटू कॉस थीटा फाइनल वाला, ठीक है। एंड माइनस ऑफ, ये माइनस इसके साथ गुना कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा इनिशियल वाला। देखो तो जरा, माइनस ऑफ P इंटू ई इंटू कॉस थीटा इनिशियल वाला, देखो सेम टू सेम आएगा। जब इस माइनस को गुना करोगे यहाँ पर, तो माइनस P कॉस थीटा फाइनल आएगा। फिर माइनस इसमें गुना होगा जा करके, P माइनस P इसमें गुना होगा, तो माइनस तो यहाँ रह गया, और माइनस P जब इसमें गुना होगा तो हो जाएगा माइनस P कॉस थीटा इनिशियल। और आप देखो जरा, डेल्टा यू क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। चलिए, तो चेंज तो हम निकाल लिए, अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के यहाँ से 2-3 आपके पास मेथड हो सकते हैं, है ना। पहला मेथड हो सकता है आप कंपेयर कर लो दोनों को, जो हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा मेथड हो सकता है किसी एक पॉइंट पर रेफरेंस मानकर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दो, और उससे क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, दूसरा वाला पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। और तीसरा तरीका है, आपको पता ही है, फिजिकली विजुअलाइज कर लो। कहते हैं हम लोग कि भाई एक इनिशियल थीटा 90 रख दो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो दूसरा वाला पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, है ना। तो 90 पर हमने जीरो रेफरेंस क्यों लिया 90 डिग्री पर, तो ये सब चीज़ों को फिजिकली महसूस करके भी आप बना सकते हैं। चलिए, तो तीनों मेथड में सबसे आसान मेथड आपको दिखाते हैं, जो कि है इन दोनों एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर कर लो। आप देखो जरा ध्यान से, यहां पर u फाइनल लिखा गया है, ठीक है। तो यहां देखो क्या लिखा गया है, माइनस P इंटू ई इंटू कॉस थीटा, वो भी फाइनल वाला, फिर माइनस ये साइन, ये वाला माइनस साइन यहां पर। और जब इनिशियल एनर्जी लिखना पड़ा है तो ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसा लिखा है माइनस P इंटू ई इंटू कॉस थीटा इनिशियल वाला, मतलब जो एनर्जी लिखना हो रहा है वही वाला थीटा यहां पर लिखा जा रहा है। बात सही नहीं सही है? इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस, है ना, ऑन कंपेयरिंग वेरिएबल्स आप लिख सकते हैं, ओके, ऑन बोथ साइड। सबसे साधारण तरीका बता रहे हैं, रेफरेंस वाला तरीका नहीं, साधारण तरीका। कंपेयरिंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड, ओके, क्या होगा जरा देखिए तो। ऐसा लग रहा है u फाइनल की जगह ऐसा लिखा हुआ है, फाइनल कॉस थीटा लिखा है,
यू इनिशियल जब भी निकालना पड़ रहा है तो माइनस पी इंटू कॉस थीटा इनिशियल लिखा गया है। यानी कि किसी भी थीटा एंगल पर कोई डाइपोल रखा हो तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस और उस समय का थीटा। यस और नो? देखो ना इक्वेशन को कंपेयर करके देखो क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने कहा भैया आप यू फाइनल निकालो, तो क्या किया गया है माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा फाइनल वाला किया गया है। जिस समय का एनर्जी उस समय का एंगल। यहां भी देखो आप क्या है, जिस समय का एनर्जी उस समय का एंगल, है ना। तो किसी थीटा एंगल पर अगर कोई डाइपोल प्लेस्ड हो और उसका आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं ये तो बड़ा साधारण है, माइनस पी इंटू ई इंटू क्या कर दो उस समय का एंगल डाल दो। ये क्या आ जाएगा? सिंपली पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा ड्यू टू क्या चीज? डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। याद रखिएगा इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, बहुत स्टूडेंट को बाद में कंफ्यूजन होता है, बुक में इतना ही लिखा रहता है। बाद में स्टूडेंट लोग सोचने लगते हैं कि अच्छा पोटेंशियल एनर्जी जब लिखना था तो इस पोजीशन इस पार्टिकुलर ओरिएंटेशन के कारण तो सर आपने बता दिया कि उसका फॉर्मूला होगा पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा। जरा ये भी तो सोचो, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए भी तो पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इस तरह से। राइट और रॉन्ग? तो अब बताइए जरा ये एक्सप्रेशन इसमें क्यों नहीं आया? है ना, ये एक्सप्रेशन तो है उसके ओरिएंटेशन के कारण, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के ओरिएंटेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसके खुद के सिस्टम के कारण है। तो सर आपने ये वाला पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड क्यों नहीं किया? जनरली बुक में भी नहीं रहता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, Q1 और Q2 पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे, दोनों किसी आर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क होगा वो वाला ये पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डाइपोल के फॉर्मेशन के समय जो एनर्जी स्टोर हुआ होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, हमको यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ना है वो डाइपोल के फॉर्मेशन के कारण नहीं पढ़ना है। हमको यहां जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है वो पढ़ना है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी है, तो वो इतना ही है। ये वाला एनर्जी कौन सा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी होता फिर भी ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है ना। तो दिस एनर्जी इज नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमको कौन सा पोटेंशियल पढ़ना है? जो ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ओके, तो हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन लिखेंगे? यू थीटा इक्वल टू इतना वाला। अब इसी में अगर थीटा 0 हो जाए तो क्या होगा, 90 हो जाए तो क्या होगा, 180 हो जाए तो क्या होगा, 3 केस बनेंगे। थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा हमको साफ करना होगा, इसके पहले आप वीडियो को पॉज कर जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं हम लोग केस 1 कहता है क्या चीज कि अगर मान लो थीटा इक्वल टू, इसी में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। थीटा इक्वल टू 0 होने का क्या मीनिंग है जरा समझिएगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इसमें इधर ऐसे डाइपोल रखा है, डाइपोल का डायरेक्शन इस साइड में है P, जो माइनस Q से प्लस Q की तरफ है, इसको हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ P एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ E, और इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा। कह रहा है ये वाला एंगल क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। तो जब अगर ये एंगल 0 डिग्री होगा तो आप सोच के देखो वहां पर U पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, cos 0 तो हो जाता है भैया 1, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आया? वो आया माइनस P इंटू ई, है ना। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। ठीक है, अच्छा अगर हम केस 2 की बात करें, देखिएगा ध्यान से, केस 2 की बात करें, थीटा इक्वल टू कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ठीक, जरा सोचो जरा, तो ये थीटा 0 है, मतलब क्या है? फिलहाल इस केस के लिए ये वाला ये डाइपोल जो है बिल्कुल अलाइंड है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। करेक्ट और नॉट? चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर थीटा 90 का मतलब क्या है? थीटा 90 का मतलब ये हुआ कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल बिल्कुल इसके, जो डाइपोल है P वो इसके परपेंडिकुलर रखा गया है। थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। बुझला बाबू लोग, देखा यहां। चलिए, जैसे ही 90 रखिएगा वहां से U 90 डिग्री निकल के क्या आ रहा है? 0। क्यों भैया? क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कितना हो गया? 0। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे दिमाग में कभी भी ये नहीं चलना चाहिए कि सर आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल 0 बता दिया, जबकि 2 सिस्टम ऑफ चार्ज है तो उसके आपस में तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगा। हम कहें बिल्कुल होगा। अगर यहां पर माइनस Q चार्ज है, यहां प्लस Q चार्ज है, तो ये अपना सिस्टम में तो पोटेंशियल एनर्जी इसके कारण तो होगा ही। ठीक,
लेकिन ओरिएंटेशन के कारण कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमको इसके डाइपोल के अपने एनर्जी के बारे में नहीं देखना है। यहां पर अगर हम लिखें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल है, तो याद रखिएगा ये ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा गया है तब के कारण है, इसके खुद के कारण नहीं है, ध्यान रखना है। उसके बारे में हम लोग नहीं पे चर्चा कर रहे हैं, ओके। उसके बारे में आप लोग जानते हैं माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वो आपको मालूम है, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ ओरिएंटेशन के कारण हो रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ओके। चलिए, तो जब भी ये 90 डिग्री होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या माना जाएगा, यहाँ पर 0 माना जाएगा, ओके। आप बताओ जरा, यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है कि घटा है? पहले पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव था, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है, राइज किया है। तो आप सोचो जरा, यहां से पकड़ करके इसको ऐसे 0, अभी डाइपोल 0 डिग्री पर है बिल्कुल, यहां से आपने उसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, घुमाया जबरदस्ती उधर करके, राइट। तो जब इसको उधर ले जाओगे जबरदस्ती, तो आप डेफिनेटली वर्क करोगे ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव वाला। तब क्या करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी को सिस्टम को राइज कराएगा। आप काम करोगे तो आपका वर्क में जो एनर्जी ट्रांसफर होकर सिस्टम में जाएगा, वो उसके पोटेंशियल एनर्जी को राइज की करवाएगा ना। तो अब देखो, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हुआ करता था और आपने वर्क करके ले गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, इससे ये इंक्रीज हो गया। उसी तरह से अगर हम आपसे बात करें केस 3 के बारे में, केस 3 मतलब थीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। सुनिएगा ध्यान से, थीटा इक्वल टू 180 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल जो है बेचारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रूठा हुआ है ना, वो उधर की तरफ P, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो थीटा कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, 180 डिग्री। इस केस में आप देखो जरा ध्यान से, U 180 डिग्री कितना आ रहा है, वो U 180 आ रहा है, यहाँ 180 पुट करो तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 और माइनस गुना होकर +1, तो ये आएगा P इंटू क्या चीज़, E। ये क्या है, पॉजिटिव है, और डेफिनेटली ये पॉजिटिव है तो इस 0 से तो बड़ा ही होगा, है ना। यानी कि ये सबसे बड़ा पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ओके। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, याद रखिएगा, यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, ठीक है। ये जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, याद रखिएगा कि जब भी किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, उस सिस्टम को सबसे स्टेबल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा वो सिस्टम, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। और यहाँ मैक्सिमम है, तो उसके केस में देखते हैं कैसी हो रहा है, यहाँ पर अनस्टेबल होगा ये। देखिए ध्यान से, स्टेबिलिटी में भी बात कर ही लेते हैं, चलिए। स्टेबिलिटी, इसके बारे में आप पहले भी देखे हुए हैं, स्टेबिलिटी। देखिए ध्यान से क्या है, आप बताओ जरा, डाइपोल इधर रखा हुआ है इस ओरिएंटेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो आप बताओ फिलहाल इस डाइपोल पर नेट टॉर्क कितना लग रहा है, नेट टॉर्क 0 होगा। क्यों, क्योंकि इस केस में टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा। आप देखो थीटा कितना है इसके बीच का, 0 डिग्री है। यस, थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, यहाँ से टॉर्क इक्वल टू 0 आएगा। इस केस में पहले इसको मिटा रहे हैं हम थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से, हम लोग इस पहले वाले केस के बारे में बात कर रहे हैं और इसी में हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, स्टेबिलिटी के बारे में। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया इसका, 0, इसमें कोई भी टॉर्क नहीं होगा। और नेट फोर्स तो आप जानते हैं वो भी क्या रहता है, 0 ही रहता है, ठीक है, दोनों ही 0 है। और आप सोचो ये इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सा है, क्योंकि टॉर्क 0 है, फोर्स 0 है, तो ये डेफिनेटली ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और साथ में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी। ये बेसिक बातें आप पहले भी पढ़ चुके हैं टॉर्क वाले केस में, फिर भी रिवीजन करा दे रहे हैं। चलिए, तो दोनों तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो 3 तरह के होते हैं, स्टेबल, न्यूट्रल, अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी चेक करने का क्या तरीका बताया था हम आपको, बोले थे क्या कि उसको उसके पोजीशन को जरा सा डिस्प्लेस करो और वापस वो अपने पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करे, इसका मतलब वो पहले से स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। सोचो जरा, ये डाइपोल है और इसी में बनाते हैं, देखिए ध्यान से, देखिएगा ये डाइपोल, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब इसको, इस डाइपोल, इस चार्ज को कोई इधर खींच रहा होगा, इस चार्ज को कोई उधर खींच रहा होगा। तो सोचो जरा, ये मार्कर इसको आपने इधर खींच लिया, इसको आपने इधर खींच लिया, दोनों तरफ खींचे हुए जोर से। अब इसे कोई डिस्प्लेस करने की कोशिश करे, इसे घुमाने की कोशिश करे, और जैसे ही छोड़ेगा क्या होगा,
ये वापस अपनी जगह पर। कोई नीचे की तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करे तो इधर और इधर खिंचाव के कारण क्या होगा, वापस अपने जगह पर। ठीक, मतलब यहाँ पर ये कौन सा इक्विलिब्रियम मेंटेन होने वाला है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम तो है, और वो कौन सा इक्विलिब्रियम है बोलिए जल्दी से, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम केस में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, राइट और रॉन्ग। चलिए यहां देखिए, उससे उस यहां देखने से अच्छा है यहां देखिए एक बार, चाहे देखिए यहीं पर स्टेबिलिटी की बात करें, टॉर्क क्या होगा इस केस में, तो P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ठीक, तो P इंटू ई साइन थीटा में देखिए थीटा जब 90 रखिएगा तो यहां पर जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली टॉर्क विल बी मैक्सिमम। इस केस में टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा, और टॉर्क जब लगेगा तो डेफिनेटली ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो होगा नहीं, बट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये होगा। क्यों? क्योंकि इसका एफ नेट क्या है, 0 है, इसलिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इस केस में बात करिए जरा टॉर्क के बारे में। तो डेफिनेटली थीटा 180 रखोगे आप तो यहां भी P इंटू ई इंटू साइन 180 डिग्री में ये तो 0 ही हो जाएगा, साइन 180 0 होता है, तो टॉर्क फिर से क्या आ गया 0, और एफ नेट भैया 0 तो है ही, यानी इस केस में भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन है और साथ में रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन है। ठीक, तो अब इसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ये हम कह सकते हैं, बट इक्विलिब्रियम कौन सा, स्टेबल, अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने का तरीका क्या बताया था आपको, जरा सा डिस्प्लेस करो, वापस जगह पर आने की कोशिश करे अपने ओरिजिनल पोजीशन पर, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर ना करे, डिस्टर्ब हो जाए और वापस नहीं आ पाए कभी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप इस चीज को पढ़ देख सकते हैं, 11th में भी आपको बताए थे। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, एक बड़े से गेंद के ऊपर एक छोटा सा गोली ऐसे रख दिया और धीरे से हाथ हटा लिया, है ना, तो ये तो बेचारा एकदम आराम से रुका हुआ है, लेकिन इसको जरा सा डिस्टर्ब करो, हल्का सा टच हुआ कि गोली उधर गिर जाएगा। लेकिन यही गोली अगर अंदर रखा हुआ होता तो, फिलहाल तो यहां रुका हुआ है, एक काम करो इसको जरा सा डिस्टर्ब करो, जरा सा डिस्टर्ब करोगे तो उधर जाएगा और वापस अपने जगह पर गुई 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 करते करते, है ना। तो ये क्या हो रहा है, डिस्टर्ब करने के बावजूद भी अपने जगह पर आ जा रहा है, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यहां भी देखो, यहां भी गोली हमने रखा और इसको धीरे से हाथ हटा लिया, रुका हुआ है यहां पर, है ना, अरे हवा मत मारना पीछे से नहीं तो गिर जाएगा, है ना, स्टेबल अभी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन सोचो कैसा इक्विलिब्रियम है, जरा सा इसको डिस्टर्ब करोगे, फूंक दो, है ना, तो क्या होगा, ये गोली इधर से लुढ़क कर नीचे चला आएगा, वापस अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, डेफिनेटली ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल वाला तो प्लेन पर होता है, छोड़िए। ठीक, तो ये तो हम समझ में आ गया कि इसको स्टेबल हमने क्यों बोला, क्योंकि सोचो जरा, डाइपोल में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को पर फोर्स इधर लगा होगा, नेगेटिव चार्ज फोर्स इधर लगा होगा, दोनों खींच गए होंगे, डिस्प्लेस करोगे तो वापस अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर। ठीक है, लेकिन सोचो जरा यहां क्या होगा इस केस में, देखो ध्यान से, ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये रहा आपका क्या, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, माफी चाहते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, हो बबुआ लोग, चलिए। तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब इस पर चार्ज पर फोर्स इधर लग रहा है, और इस चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। अब सोचो जरा, ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इस बार प्लस क्यू चार्ज इधर है, तो इसको कोई इधर धक्का दे रहा है और इस चार्ज को कोई इधर धक्का दे रहा है, सोचो जरा क्या होगा, इधर से धक्का, दोनों एकदम ऐसे हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है। ठीक है, क्योंकि 4 लाइन ऑफ एक्शन उसी से पास हो रहा है, इसलिए। अब क्या होगा, जरा सा इसको डिस्प्लेस करो, जरा सा इसमें डिस्टर्बेंस आया कि ऐसे पलट जाएगा ये, समझ में आ रहा है। देखो फिर से, ये देखो, ये मार्कर हमने इधर से ठेल रखा है, इधर से ठेल रखा है, दोनों साइड से दबा रखा है, मार्कर को प्रेस कर रखा है। अगर हल्का सा डिस्प्लेस हो तो क्या होगा, ये ऐसे नाच जाएगा, ये सर नो, जरा सा उसमें आप डिस्टर्ब कर दो उंगली से, वो ठक से नाच के अपने वापस अपने पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा। लेकिन खिंचाव के केस में क्या होगा, ये इधर घींचा हुआ है, इधर घींचा हुआ है, दोनों घींच रहे हैं जोर से, तो अगर डिस्प्लेस करो तो क्या होगा, खिंचाव के कारण वापस अपनी जगह पर, खिंचाव के कारण वापस अपनी जगह पर। लेकिन अगर धक्का दिए हुए हैं दोनों साइड से ऐसे,
तो अगर हल्का सा इसमें डिस्टर्बेंस आएगा तो क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, राइट और रॉन्ग, दोनों गिर गए नीचे। चलिए, तो हम समझ में आ गया कि यहाँ पर दोनों साइड से इसको धक्का पड़ा हुआ है ऐसे, तो मार्कर ऐसे है बीच में, डिग 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 कर रहा है ना, कोई हल्का सा डिस्टर्ब किया कि ये भाग जाएगा, राइट। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होने वाला है यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, और वो इक्विलिब्रियम कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, ये इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक आप पहले से पढ़ रखे थे। तो देखिए हुआ क्या कि जब भी आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, मिनिमम रहता है, समझ में आया कि नहीं आया। और जब आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो उस केस में क्या है, फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी फिलहाल मैक्सिमम। ओके, सो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर इस पे बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन है एकदम साधारण सा, सबसे बेसिक सवाल जो पूछा जा सकता है वो ऐसा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 न्यूटन पर कूलम का, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है। कहता है एक डाइपोल है जिसमें सिस्टम जो चार्जेस, डाइपोल के जो चार्जेस हैं वो 5 कूलम है और -5 कूलम है, और लेंथ ऑफ डाइपोल दे रखा है 2 मीटर, इसका लंबाई, ठीक है। कहता है कि फिलहाल ये 60 डिग्री पर रखा है, कोई कह रहा है आपसे 60 डिग्री को पकड़ के इसको जबरदस्ती करके 90 डिग्री तक ले जाना है ना, अब विदाउट चेंज इन स्पीड, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, वो हमेशा मेंशन रखना है, याद रखिएगा। तो यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गए, आपसे पूछा गया क्या चीज़, कितना वर्क डन करना होगा इस दौरान, वो निकालिए, ठीक है। तो आप डेफिनेटली, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, है ना, सिंपल सा, कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है भैया चेंज इन क्या, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, क्योंकि वर्क डन हम जो करेंगे वो इसके पोटेंशियल एनर्जी को राइज करवाएगा, है ना, तो वही निकाल लेते हैं। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब फाइनल मतलब 90 डिग्री तक ले जाने में एनर्जी कितना होगा, और कहाँ से ले जा रहा है, 60 डिग्री से, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। कैसे लिखते हैं बताओ, इसके लिखेंगे क्या चीज़, -P इंटू ई इंटू कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री तक का एनर्जी क्या होगा, इतना, फिर माइनस साइन U60 कैसे लिखा जाएगा, तो -P इंटू ई इंटू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि किसी भी थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, किसी भी थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -P इंटू ई इंटू क्या, कॉस थीटा, वही काम कर रहे हैं, ठीक। ये क्या आ रहा है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। देखो जरा ध्यान से क्या क्या हुआ, cos 90 तो ये पूरा ही सही हो गया, लिखने की जरूरत था नहीं, है ना, ये माइनस माइनस गुना के प्लस हो जाएगा, P इंटू ई इंटू कॉस 60 डिग्री, वैल्यू सारा पुट कर दो। P का मतलब क्या होता है, कोई भी चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, यानी 1 ऑफ द चार्ज रखिए, कोई 5 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज 2 मीटर, ये तो P हो गया, इंटू ई कितना दे रखा है 8 न्यूटन पर कूलम, और इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 सही हो गया, कितना गए 40 जूल ऑफ वर्क आपको करना होगा इन रोटेटिंग क्या चीज इन रोटेटिंग दिस डाइपोल। अगर आपसे कोई पूछता कि डाइपोल पहले से 0 डिग्री पर रखा हुआ है, डाइपोल कहां रखा हुआ है 0 डिग्री पर, और इसको यहां से रोटेट करके इस वाले पोजीशन तक ले जाना है, ऐसे रोटेट करना 90 डिग्री पूरा, तो यहां से यहां तक रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, तो आप कहोगे सर वर्क एक्सटर्नल बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल क्या लिखा जाएगा, तो फाइनल तो 90 डिग्री पर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस इनिशियल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री पर है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ P इंटू ई इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 तो 1 होता है, ये आंसर आएगा कितना P इंटू ई। समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ले जाने में इस दौरान कितना वर्क करना होगा, P इंटू ई का वर्क करना होगा। तो देखो जरा ध्यान से, पहले से यहां पर एनर्जी था -P इंटू ई का, आपने इस पर P का वर्क किया तो डेफिनेटली यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि पहले से P पोटेंशियल एनर्जी है और इतना P राइज करा दो आप, तो -P में +P राइज कराओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो जाएगा, राइट और गुड। चलिए तो इस चीज को आप नोट कर लिए, फिर हम अगले टाइप के सवाल लेते हैं आपके लिए जल्दी से नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास अगले टाइप का सवाल देखिए, ओमेगा से रिलेटेड। इसमें 3 टाइप के सवाल आएंगे जनरली, एक तो बेसिक वर्क डन वाला, दूसरा ये कितना छोड़ा गया तो कितना एंगुलर स्पीड गेन करेगा, और तीसरा होता है टाइम पीरियड वाला। बस यही 3 टाइप के सवाल जनरली आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल कह रहा है क्या चीज़, देखिए सवाल में, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल ऐसे 90 डिग्री पर रखा हुआ है, तो डेफिनेटली इस केस में आप बताओ टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है सर P इंटू ई इंटू साइन थीटा, थीटा 90 मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम मतलब टॉर्क मैक्सिमम, है ना। और यहाँ पर
टॉर्क लग रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो बिल्कुल नहीं होगा, ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि डाइपोल पर हमेशा नेट फोर्स क्या रहता है, याद रखिएगा। डाइपोल जब भी एक्सटर्नल फील्ड में होगा, जो आपका एफ नेट होगा वो तो हमेशा ही जीरो होगा। मतलब डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में, यूनिफॉर्म वाले एक्सटर्नल फील्ड में हमेशा ही ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। बट रोटेशनल में है कि नहीं, वो उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। फिलहाल ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है। तो सोचो क्या होगा, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये क्या होगा, रोटेट करना शुरू करेगा और ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर डेफिनेटली प्लस क्यू चार्ज होगा तो फोर्स इधर, माइनस क्यू चार्ज होगा तो फोर्स इधर, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। मतलब डाइपोल को अगर आप छोड़ दोगे तो ये फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप को इस डायरेक्शन में ओरिएंट करने की कोशिश करेगा। कहता है जैसे ही इसको छोड़िएगा ये नाचेगा बहुत जोर से, नाचते नाचते जब इस पोजीशन पर आएगा तब तक इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर स्पीड गेन हो चुका होगा। पूछता है वही ओमेगा कितना होगा इस सवाल में। तो सोचो जरा, ये जो एंगुलर स्पीड गेन हुआ इसका मतलब इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक तो आना नहीं है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों आया होगा, सोच के देखो। तो डेफिनेटली यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहा होगा, जीरो, यस। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ होगा, माइनस पी हुआ होगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है, माइनस पी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है। तो देखो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली गेन हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉसेस फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, इसलिए राइट। चलिए, तो हम लोग करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हमको लगाना होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी लिख लो, चलो मैकेनिकल एनर्जी, ये अप्लाई करना होता है। तो इसको अप्लाई करने के दो तरीके हैं, आपको बताए थे। एक ये वाला चीज क्या, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, बताए थे। और एक बताए थे क्या चीज, कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और दोनों बात बिल्कुल सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है। चलिए हम ये लगाते हैं, आप बताओ जरा। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल कैसे लिखेंगे, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, एकदम साधारण, कोई लॉस तो है नहीं। इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाएगा, तो आप सोचो देखो डाइपोल के बीच में 90 का एंगल, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस ओरिएंटेशन जीरो माना जाएगा। अच्छा, प्लस अभी तो इनिशियली इसको छोड़ा ही गया, तो अभी तो रोटेट करना स्टार्ट हुआ नहीं होगा, उसके बाद तो स्टार्ट, जो छोड़ने के बाद स्टार्ट होगा। तो इनिशियल ओमेगा तो इसका जीरो है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे आप, जीरो इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या, जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो पोटेंशियल तो माइनस पी हो जाता है, क्यों, माइनस पी इंटू कॉस 0 डिग्री, तो ये तो 1 हो जाएगा, राइट। और प्लस अब इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर स्पीड हो गया होगा, तो बताओ जरा एंगुलर स्पीड के कारण एंगुलर काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना। चलिए अब करना क्या है, हमको ये ओमेगा निकालना है, तो इसको बराबर किधर ट्रांसफर करो, तो यहाँ से आ रहा है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू ई। आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा जी, देखो ये है सॉरी फॉर दैट, ये दो चार्जेस हैं, इसका मास है m, इसका मास है m, दोनों बराबर चार्ज होंगे, बराबर दोनों का मास गिवन हो सकता है आपको। तो आप बताओ जरा, ये मान लो कि ये टोटल डिस्टेंस 2a था, तो यहाँ से यहाँ का दूरी a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का दूरी a हो जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ma स्क्वायर, इसका ma स्क्वायर तो हो जाएगा 2ma स्क्वायर। आप निकालते रहना, है ना, दिया होगा क्वेश्चन में तब निकलेगा। और उसके लिए माफी चाहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू ई, देखो ध्यान से 2 इधर गुना हो जाएगा, है ना, क्या प्राप्त हो बताओ जरा, आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पी, ठीक, आई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आया 2p इंटू ई डिवाइड बाई आई, सो यू गेट, इधर लिख लो, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2p इंटू ई डिवाइड बाई आई, दिस इज योर एंगुलर स्पीड। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर चार्ज दे रखा है और इसके लंबाई दे रखा है, तो आप यहाँ पर पुट करके p निकाल लोगे। अगर इस दोनों का मास, चार्ज का मास दे रखा होगा
तो आप डिस्टेंस पता ही है, तो आप यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लेवल उधर रखा है तो क्या आ जाएगा वहाँ से, ओमेगा आ जाएगा, है ना। ये बेसिक सवाल है। अगला सवाल इस पर और भी हो सकते हैं ना, आप इसको नोट करो। सेम टू सेम एक और सवाल ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए बिल्कुल सेम टू सेम सवाल लिए हैं आपके रिवीजन के लिए। कहता है क्या चीज़, यहाँ पर देखिए एक डाइपोल रखा हुआ है और ये इस तरह से 60 डिग्री के एंगल पर रखा है। तो अगर यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पर है तो डेफिनेटली P और E के बीच का जो एंगल होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा वो डेफिनेटली कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है ना। अच्छा, कहता है यहाँ से अब डाइपोल को रिलीज कर रहे हैं। तो डाइपोल को यहाँ से रिलीज किया, देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज अपोजिट में लगेगा। इसको इधर खींचो, इसको इधर खींचो, डाइपोल डेफिनेटली ऐसे रोटेट कर जाएगा, है ना। अब पूछता है जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आएगा तो कितना इसके पास ओमेगा गेन हो चुका हो, ये निकालना है। क्या निकालना है कि जब ये चीज़ बिल्कुल डाइपोल यहाँ आ जाएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, तो आपसे पूछा है ओमेगा कितना होगा, ठीक है, ये पूछा गया। कैसे करेंगे बताइए जरा, फिर से वही काम, सेम टू सेम। इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस, बोलिए फाइनल काइनेटिक, एकदम सेम टू सेम है, आपको बस रिवीजन के लिए है। इनिशियल पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, तो एंगल की इनिशियल कितना है, 120 डिग्री। याद रखिएगा, हम जब भी थीटा लिखते हैं ना, ये थीटा ये हमेशा P और E के बीच का एंगल होता है ना, पता है ना आपको। चलिए क्या लिखेंगे आप बताइए जरा, ये लिखेंगे -P इंटू E इंटू कॉस 120 डिग्री। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या, तो रिलीज किया गया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे आप, फाइनल हॉरिजॉन्टल है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा -P इंटू ई। आपको मालूम है जब एंगल 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी -P होता है, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर गेन हो चुका होगा, ठीक। अब क्या करोगे, सेम टू सेम तरीका है, ये -1/2 है तो यह आ जाएगा 1/2 P इंटू ई। कैसे, क्योंकि cos 120 -1/2 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, और ये वाला P उधर जाके ऐड हो जाएगा तो प्लस P इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, P एक P आधा P तो ये 3/2 P हो जाएगा, समझ आ रहा आपको, 2 से 2 शहीद हो गया, ठीक। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या आ गया, तो आ गया 3PE डिवाइडेड बाई I का अंडर रूट, ये आपका ओमेगा हो गया। तो काफ़ी साधारण है ना, क्या चीज़, एंगुलर स्पीड वाला सवाल बनाना, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन आता है इस पर टाइम पीरियड वाला, वो हम लोग लेते हैं, तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। कह रहा है क्या चीज़, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, और इसमें आपने एक डाइपोल को प्लेस किया बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पर, ओके, 0 डिग्री वाले पर। अब क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के कारण अगर आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो क्या होगा, वापस अपने पोजीशन को रिगेन करेगा। मतलब आपने इसको यहाँ से रिलीज किया, तो जब इसको जैसे ही छोड़ेंगे ये वापस भाग के आएगा, यहाँ पर कुछ ओमेगा होगा, ओमेगा के कारण ये फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पर जाने के कारण फिर रीस्टोरिंग टॉर्क के कारण ये फिर वापस जाएगा, है ना। यानी कि जैसे ही आप एक डाइपोल को स्टेबल में पोजीशन में रख करके हल्का सा डिस्प्लेस से छोड़ेंगे, क्या होगा, ये डाइपोल गुई 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 क्या करने लगेगा, ऐसे 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 एंगुलर एसएम करने लगेगा, और उसको एसएम तब बोलेंगे अगर इसका थीटा बहुत ही छोटा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने जरा सा डिस्प्लेस किया तब छोड़ा, तो वो क्या करेगा, हल्का सा ऐसे 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 ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो उस समय के लिए इसको हम बोल सकते हैं ये क्या हो रहा है, एंगुलर एसएम हो रहा है। आपसे पूछेगा कि टाइम पीरियड भैया कितना होगा इस एंगुलर एसएम का, कैसे निकालेंगे। तो देखिए हल्का सा इसको डिस्प्लेस करिए यहाँ से, कितना, थीटा एंगल पर। आपको ऐसे ही सिखाया गया है ना, टाइम पीरियड निकालने के लिए कि मेन पोजीशन से हल्का सा, याद रखिए एंगुलर एसएम होने वाला है, हल्का सा डिस्प्लेस करो, और डिस्प्लेस करने के बाद इस पर क्या लिखो, नेट टॉर्क लिखो। तो नेट टॉर्क क्या होगा, वो लिखिएगा सर P इंटू ई इंटू साइन थीटा। आप नेगेटिव भी लगा सकते हो अगर आप रीस्टोरिंग की बात कर रहे हो तब, ओके। चलिए अब कहानी ये है कि थीटा जो है वो टेंडिंग टुवर्ड 0 है, बहुत ही छोटा है, तभी तो उसको आप एसएम कंसीडर कर सकते हो ना। तो डेफिनेटली साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, पता है थीटा बहुत छोटा होता है, साइन थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड क्या हो जाता है, थीटा। तो आप इसको नेट टॉर्क क्या लिख सकते हो, नेट टाउ आ रहा है P इंटू ई इंटू क्या, थीटा। टॉर्क प्रोपोर्शनल है थीटा के, तो एंगुलर एसएम होगा। चलो ध्यान से देखो,
अब क्या बताते हैं आपको कि नेट टॉर्क जो भी होगा उसको आप क्या लिख दोगे, आई इंटू अल्फा लिख दोगे, इज इक्वल टू यहाँ क्या आ रहा है, पी इंटू ई इंटू क्या, थीटा। नेगेटिव आप लगाते रहना। अब देखो ध्यान से क्या तरीका, यहाँ से अब निकालना पड़ता है हमको थीटा बाई अल्फा। थीटा बाई अल्फा कितना आएगा, तो थीटा बाई अल्फा हो जाएगा आई, और ये डिवाइड बाई लास्ट में पी इंटू ई। ठीक है, ये थीटा बाई अल्फा आ गया। तो टाइम पीरियड कैसे निकलता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट क्या, एंगुलर में थीटा बाई अल्फा, इसमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 2 पाई अंडर रूट थीटा बाई अल्फा का वैल्यू कितना है, दैट इज आई डिवाइड बाई पी इंटू क्या, ई। ये है सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो। अब क्या है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं इस पर, है ना। आपको क्वेश्चन में इस दोनों चार्ज हैं, यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर एक चार्ज होगा माइनस क्यू, इसका मास दे रखा है m, इसका भी मास दे रखा है, चलो दोनों का बराबर दे रखा है m, दोनों के बीच का लेंथ दे रखा है 2l। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो डेफिनेटली चार्ज पता है, डिस्टेंस पता है, तो q इंटू 2l तो आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और I कैसे निकालोगे, तो देखो ध्यान से, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट ये डाइपोल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो एक मास इससे L दूरी पर है m, और इससे एक मास है L दूरी पर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2ml² हो जाएगा दोनों के कारण, है ना। तो वो आप यहाँ पर रख दोगे, क्या निकल के आ जाएगा, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। चलो बना ही लो। मान लो कि ये उस क्वेश्चन में रखा है, इसका चार्ज रखा है q, इसका माइनस q, इसका m, इसका m, दोनों के बीच का दूरी 2l। ओके, कैसे आएगा, तो आप बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा, इस वाले एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट। देखो ध्यान से, ये m मास, ये m मास, इसका दूरी यहाँ से l, इसका दूरी यहाँ से l, तो इसके अबाउट कितना लिखा जाएगा, तो इसके लिए लिखा जाएगा ml², इसके लिखा जाएगा ml², कितना आ गया 2ml²। ये क्या आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेगा, P इक्वल टू, तो वो होता है कोई भी चार्ज और इंटू डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल, दैट इज 2 इंटू क्या हो जाएगा L। सब वैल्यू को वहाँ पटक दो, तो पटकोगे तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा, टाइम पीरियड निकल के आएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, आई की जगह पर क्या रखेंगे भैया, 2ml²। अच्छा सर, बटा P की जगह क्या रखा जाएगा, तो 2l इंटू क्या Q, और इंटू क्या E, ये वाला। कटरा कुटरी मचा दो आप, एक l से एक l कट जाएगा, दो से दो शहीद हो गया, क्या आंसर है, दैट इज अंडर रूट ml डिवाइड बाई Q इंटू क्या E। यहाँ नीचे लिखो ना, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ml डिवाइड बाई Q इंटू क्या आ गया, E आ गया। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। चलिए, इस सवाल, इसमें कभी कभी ऐसा भी दे देता है ना, कि मान लो सवाल ऐसा भी है, आपका होमवर्क आप घर से ट्राई करना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इस पर एक चार्ज है Q, एक चार्ज है माइनस Q। ठीक, एक इसका मास दे रखा है m, इसका मास दे रखा है m, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2l, और कह रहा है कि ये जो बीच में डाइपोल जो है, ये दोनों जो चार्ज रखा हुआ है किसी रॉड पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये रॉड का मास दे रखा है 2 इंटू m। अब क्या होगा, एसएम करेगा तो टाइम पीरियड पूछा गया है, t कितना होगा। समझ में आया सवाल क्या है, दोनों का मास mm, दोनों पर चार्ज प्लस q माइनस q, रॉड का मास दे रखा है कितना 2m, रॉड का लेंथ दे रखा है कितना 2l। अब पूछता है टाइम पीरियड, कैसे निकालोगे टाइम पीरियड, तो डेफिनेटली उस केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रॉड का भी सेंटर के अबाउट लिखना पड़ेगा, और साथ में आपको टाइम, तब आपको आई निकलेगा, तब टाइम पीरियड निकलेगा। चलिए, तो इस तरह 3 तरह से आपको सवाल पूछ जाएंगे। सिंपल वर्क डन वाला, दूसरा ओमेगा वाला रिलीज कर दिएगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते कितना एंगुलर स्पीड होगा, तीसरा पूछा जाता है टाइम पीरियड वाला। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस पर। ओके, तब तक के लिए आप देखते रहिए जीआरसी के वीडियोस। धन्यवाद।